रिकॉर्डेड रहेगा तो बच्चों को फिर से मैं दिखा पाऊंगा। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बता रहा था मैं यहाँ पे कि कुछ ज्योमेट्री जो होती है, ठीक है ना, कुछ बॉडी जो होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके कुछ एरिया, कुछ वॉल्यूम थोड़े से, क्योंकि अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप आगे ऑब्जेक्ट के बारे में, उनके मोशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हालांकि बेसिक है, आप 8th क्लास में ही इनको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो बट फिर भी मान लीजिए अगर कोई भूल गया है तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने बोला कि ठीक है, देख लिया जाए क्या क्या है। जैसे मान लीजिए अगर एक बॉडी है सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस अगर r है और हाइट h है, मतलब इसका मैंने बोला रेडियस अगर r है और इसका हाइट अगर h है, तो इसमें दो तरीके का सरफेस होता है। एक तो कर्व सरफेस होता है ये वाला, ठीक है ना, कर्व सरफेस, और दूसरा होता है इसमें फ्लैट सरफेस। फ्लैट मतलब ये जो नीचे वाला और ये ऊपर वाला जो सरफेस हुआ, जो सर्कुलर हुआ, ये होगा फ्लैट सरफेस आपका। तो अगर देखा जाए कि इसमें एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया, तो अपन लोग कहेंगे कि ये आता है 2πRh, और जो फ्लैट सरफेस एरिया है ये आपका 2πr²। क्योंकि देखिए जो नीचे एक सरफेस एरिया ये वाली बनी, ये हुई आपकी πr², और ये ऊपर वाला भी कितना, πr²। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो दो फ्लैट सरफेस एरिया जो बनेगा ये, और 2πr² बन जाएगा, ठीक है। अपन लोग इसका वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम आता है πr²h। क्लियर है निपुण आपको? ठीक है, चलिए। अच्छा, आपका शायद साउंड भी काम नहीं कर रहा है तो वॉइस नहीं आ रही है, कोई नहीं। फिर देखिए दूसरी मैंने ज्योमेट्री बताई थी, कोन, ठीक है। और इस कोन में देखिए आप जानते हैं इसका डायग्राम कैसा होता है, ठीक है ना। तो इसका रेडियस है r, इसकी हाइट है h, और इसमें जो स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं अपन लोग, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट है l, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट अगर l है तो देखिए इसमें दो तरीके का सरफेस इसमें भी होगा, एक होगा आपका कर्व्ड सरफेस और दूसरा होगा फ्लैट सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है ये होती है πr, और जो फ्लैट सरफेस एरिया होती है ये होती है πr²। और अगर कोन का वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो ये आता है 1/3 πr²। करेक्ट है, इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर एक और ज्योमेट्री अपन लोग जानते हैं जरा क्यूब के बारे में, ठीक है ना। तो अगर क्यूब है तो आप कहेंगे इसमें जितनी भी साइड होंगी सब इक्वल होंगी, ठीक है। तो कितने फेसेज होते हैं, तो नंबर ऑफ फेसेज इसमें 6 होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फेस को मैंने ये बनाया था, ये एक फेस हो गया, ऐसा करके एक इधर फेस होगा, ठीक है। और ये नीचे वाला, फिर एक इस तरफ फेस, और ये वाला पीछे वाला फेस, ठीक है। अब सारा अगर आप ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 6 होते हैं। और इसमें अगर सरफेस एरिया देखा जाए क्यूब का तो आप कहेंगे 6a², क्योंकि इसमें जितना भी फेस होगा इसमें दोनों ही लेंथ आपकी a है, ठीक है ना। हाइट और आप बोल सकते हैं विड्थ, आप ये दोनों a है तो a² सरफेस एरिया हुआ। और क्योंकि सारे फेसेस ऐसे ही हैं तो 6a² इनका सरफेस एरिया हो गया। और वॉल्यूम अब अपन लोग देखेंगे तो वॉल्यूम जो आएगा वो a³ आएगा, ठीक है। फिर अगला मैंने ज्योमेट्री आपको बताया कि ये क्यूबॉइड अगर है, ठीक, तो क्यूबॉइड में जितनी साइड होती है सब अलग अलग होती हैं, ठीक है। ज्योमेट्री तो इसका ये रहा, डायग्राम ये रहा। इसमें आप अगर देखें तो इसमें साइड L ली है मैंने, एक B लिया और एक H लिया है, ठीक है ना। ये साइड हो गई। इसमें भी नंबर ऑफ फेसेज अगर आप देखेंगे तो वो 6 आएगा, 6 नंबर ऑफ फेसेज होंगे इसमें। और एरिया जो होगा ये 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है इसका, LBH होता है, ठीक है। फिर अपन लोग सर्किल के बारे में थोड़ा सा इसमें जाने कि भाई सर्किल क्या है। तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर सर्किल का रेडियस है r तो लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस होगा आपका 2πr। और जो एरिया होता है इसका, एरिया की अपन लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे, आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ये एरिया बना ये कितना होता है, आप कहेंगे πr² होगा ये, ठीक है। और देन अगली ज्योमेट्री आपकी स्फीयर है अगर, ठीक है ना। स्फीयर क्या है, तो ये कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है,
ठीक है, और स्फीयर में रेडियस अगर r है तो अपने लोगों को सरफेस एरिया की जरूरत हो सकता है पड़े, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4πr², और वॉल्यूम जो होता है 4/3πr³ होता है। ठीक है, और देन अगला ज्योमेट्री मैंने बताया एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसमें अपन लोग ट्रायंगल देखेंगे, तो ट्रायंगल जो होगा ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखेंगे तो l² = b² + h² होता है। अगर आप इसके एरिया की बात करेंगे, ठीक है, तो एरिया होता है हाफ b × h। ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक, अपने को थोड़ा और एक जरूरत पड़ेगी, वो सर्कुलर आर्क की जरूरत पड़ेगी, है ना, सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क क्या होता है आपका, कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका बना सर्कुलर आर्क। ठीक है, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ थोड़ा। ये हुआ आपका सर्कुलर आर्क। अगर एंगल ये थीटा हो, बेटा आप लोग थीटा के बारे में जानते हैं, एंगल के बारे में? हाँ सर। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट थोड़ा जरूरत पड़ेगी अपने को। अगर इसका रेडियस हो r, ठीक है ना, तो जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कितना होगा, मतलब आर्क लेंथ कितना होता है ये पता है आपको? r × थीटा होता है। ठीक है, आर्क लेंथ जो होता है ये कितना होता है, r × थीटा। क्लियर है बेटा? यस सर। थोड़ी सी और चीज अगर बताइए, मान लीजिए अगर हमने सेमी सर्किल ले लिया, सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल तो बेटा होगा ऐसा कोई, ठीक है, हाफ सर्किल बोल सकते हैं इसको। जो लेंथ ऑफ आर्क होगा इसमें वो कितना होगा, रेडियस अगर आर है तो बताइए इस केस में कितना होगा। तो अपन लोग कहेंगे अगर कंप्लीट सर्किल था तो कितना होता था ये 2πr, क्योंकि Yes, sir. हाफ है इस वजह से डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा ये Pi. करेक्ट है ना। इसको देखिए दूसरे तरीके से अपन लोग देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, तो आप कहेंगे कि एंगल बेसिकली ये है कितना, 180 डिग्री होगा ना बेटा, बोलिए। हाँ सर। 180 डिग्री जो होता है इसको अपन लोग पाई रेडियन बोलते हैं। हाँ सर पढ़ा। ये आपको शायद पता होगा, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। तो आप इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, ये r थीटा से, तो r × पाई, करेक्ट है ना। यहाँ पे बेटा कभी भी डिग्री वाला एंगल नहीं रखते हैं, ठीक है ना, जब अपन लोग r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रेडियन में ही रखते हैं, ठीक है। अगर क्वार्टर सर्किल है, ठीक है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ना बेटा। यस सर। और जो इसमें अगर इसे रेडियन के टर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे π/2, ठीक है। और लेंथ अगर देखें, लेंथ ऑफ आर्क इसमें कितना होगा, तो अपन लोग कहेंगे r थीटा लिखना चाहिए, r × π/2, है ना, πr/2, करेक्ट है। यस सर। चलिए ये तो कुछ बेसिक से जो ज्योमेट्री वगैरह होती हैं उनका कुछ चीजें, जैसे आर्क लेंथ जाना अपने लोगों ने, एरिया जाना, वॉल्यूम जाना। जहां तक एरिया जिस ज्योमेट्री में निकल सकता था वहां एरिया अपन लोगों ने पता किया। जिसमें मान लो वॉल्यूम था, 3D ऑब्जेक्ट था, वॉल्यूम निकाल सकते थे तो वॉल्यूम पता किया, ठीक है। इसमें शायद मेरे को लगता नहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, बेटा बोलिए। सर स्पेयर 2D ऑब्जेक्ट होता है या 3D ऑब्जेक्ट होता है? स्फीयर बेटा 3D ऑब्जेक्ट होगा ना, जैसे आप फुटबॉल मान लो, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल इज अ स्फीयर ना बेटा, हाँ सर। तो वो तो 3D हुआ ना। हाँ सर।
2D मीन्स जो एक प्लेन नहीं आ जाए, जैसे आपका बुक है, इस बुक पे आप रख दो तो बुक के बाहर ना निकले, वो बुक के सरफेस में आ जाए, वो आपका 2D ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जिसमें तीनों डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, ऐसा अगर, तो आप कहेंगे वो 3D ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो हाँ आपका सर। स्फीयर होता है इसमें कम से कम 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, 3 डायमेंशन की, तो अपन लोग कहेंगे ये 3D है। करेक्ट ना? यस सर। और सौम्या, आपको भी आवाज आ रही है? और क्या ये सारी चीजें जो अपन लोगों ने डिस्कस करी वो क्लियर है या नहीं है? हाँ सर क्लियर है। और स्नेहा, आप बता दो। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है स्नेहा? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। और निपुण, शायद आपकी आवाज अभी तक आ गई है या नहीं? क्योंकि अब देखिए, अभी स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा फिजिक्स, अभी फिजिक्स हम नहीं पढ़ा रहे थे, अब थोड़ा फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आवाज क्लियर है आपको? निपुण, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए, शायद आवाज आएगी आपका आपकी। निपुण पटवर्धन, अच्छा चलिए, आपने शायद कोई मैसेज भेजा है, ठीक है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अपने लोग अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, थोड़ा है ना, फिजिक्स में कुछ चीजें पढ़े। तो देखिए, आपका जो हम पहला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। और देखिए, कई सारे लोगों ने तो थोड़ा बाद में ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि देखिए, इसमें आपको फिजिक्स में जो डील करूंगा मैं, उसमें आपका जो लेवल रहेगा, जो लेवल जाएगा, वो जाएगा, एक बुक आती है एच सी वर्मा, ठीक है ना, एच सी वर्मा को अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सौम्या बेटा, आपको पता है क्या एच सी वर्मा बुक? हाँ सर पता है। हाँ, तो एच सी वर्मा, वो जो जेई या फिर मेडिकल की लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग उसको करते हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा अगर आप उसको क्वेश्चन कर लेंगे। और एकदम आप घबराइएगा नहीं, मतलब हम साथ हैं, और आपको वो सारे क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को डील करना बड़े इजीली, बहुत कंफर्टेबल वे में आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। बस आपको बस इतना ही करना है कि आप सिर्फ साथ साथ पढ़ते रहिए जितनी चीजें, क्योंकि हम लोग भी, टीचर्स भी आपके साथ पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते नहीं है। तो बेसिकली मैं, जो मेरा तरीका होगा, वो आपके साथ साथ मैं पढ़ूंगा, और उसमें जो भी चीजें आपको कहीं भी समस्या हो, वो आप तुरंत मेरे से पूछेगा कि सर ये वाला पॉइंट थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें जो पहला टॉपिक होगा आपका, वो होगा काइनेमेटिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स है, ये क्या है बेसिकली? तो इसमें स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, उसके मोशन के बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे, उसके मोशन के बारे में, ठीक है। लेकिन अपन लोग ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि ये मोशन क्यों ही हो रहा है, मतलब ये क्या कोई एक फोर्स लग रहा है, या कोई एक एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल चीज है जो कि इसको मोशन करा रही है। अपन लोग इसकी बात नहीं करेंगे, अपन लोग सिर्फ और सिर्फ जो मोशन हो रहा है उसी की स्टडी करेंगे। मतलब क्या मोशन हो रहा है तो वो क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, अपन लोग सिर्फ इसी की बात करेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो जरा काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of a particle
without knowing the cause of motion। ठीक है, तो अपन लोगों को कॉज के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है कि क्यों ही हो रहा होगा ये मोशन। ठीक है, क्या आप लोग भी नोट कर रहे हैं बेटा? हाँ सर कर रहे हैं। हाँ, नोट करते रहिए साथ साथ, और थोड़ा जैसे ही नोट हो जाए आप एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि हाँ हो गया। ठीक है, हाँ सर हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं इसमें कि भाई मोशन जिसकी अपन लोग बात कर रहे हैं वो मोशन है क्या। ठीक है ना, तो देखिए इसमें दो टर्म होता है, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है ना, रेस्ट एंड मोशन, ये दो टर्म होता है। तो देखिए एक्चुअली में रेस्ट और मोशन ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है आपकी जो कोई इसे ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर एज वेल एज ऑब्जेक्ट, दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन लोग बोलेंगे कि कोई पार्टिकल मोशन में है, ठीक है ना, तो ये कोई मतलब करेक्ट आपका सेंटेंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये होगा क्या कि भाई ऑब्जर्वर जो है अगर वो देख रहा है तो वो मोशन में कह रहा है, मतलब ये कंबाइंड प्रॉपर्टी हुआ ऑब्जर्वर का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, मान लीजिए कि दो पैरेलल व्हीकल जा रही हैं, दो पैरेलल व्हीकल जा रहे हैं, एक में एक ऑब्जर्वर खड़ा हो और दूसरे आप व्हीकल में एक ब्लॉक रख दीजिए, दोनों ही व्हीकल की अगर स्पीड सेम हो, सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो आप कहेंगे कि दरअसल ऑब्जर्वर ये बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो ठीक मेरे सामने ऑलवेज है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन तो बदल नहीं रही है। तो कैसा उस ऑब्जर्वर को ये दिखेगा ऑब्जेक्ट, तो आप कहेंगे रेस्ट में दिखेगा वो। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताइए। ठीक है ना, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर क्लियर है। और अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा हो और व्हीकल कोई जा रही है ऑब्जेक्ट उस पर रख दिया जाए, तो फिर ये ऑब्जर्वर बोलना चालू करेगा कि नहीं ये जो ब्लॉक है, जो पार्टिकल है वो मोशन में है। तो दरअसल मोशन और रेस्ट जो हुए, जो मोशन और रेस्ट हुए, ये क्या है, तो कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर हुए। ठीक है ना, कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल हुआ। ठीक है, तो अपन लोग इसमें भी लिखते हैं motion of a particle is the combined property of observer as well as object। ठीक है, तो रेस्ट किसे हम डिफाइन करेंगे बेटा? रेस्ट, तो देखिए रेस्ट को अपन लोग बोलेंगे कि if position of a particle, if position of a particle or object does not change, बल्कि does not changing with the time, according to observer, object is said to be in rest, object is said to be in state of rest। करेक्ट है, बोलिए। यस सर। जैसे अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल लूं, कोई एक ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ओरिजिन पे यहाँ पे खड़ा है, कोई एक ओरिजिन ऐसे जूम कर लिया, और एक कोई पोल है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल हो गया। तो किसी भी टाइम पे अगर देखिएगा तो इसका पोजीशन तो फिक्स हो गया, x इक्वल टू एक्स ही है, ये
बदल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अपन लोग कहेंगे फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर पोल इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, according to observer pool will be in state of rest, correct ना। यस सर। क्या इसे भी आप नोट कर रहे हैं बेटा, नोट कर चुके होंगे तो बता दीजिएगा। हाँ सर, एक मिनट। डन सर। हाँ। और स्नेहा आपका भी बेटा कंप्लीट हो गया। हाँ सर, हो गया। ठीक है। और फिर देखिए अपन लोग मोशन को डिफाइन करते हैं। A position of a particle or object is changing with time according to observer object is said to be in motion, ठीक है। अच्छा, मतलब जैसा एक एग्जांपल अपन लोग लें कि कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। कोई एक व्हीकल है जो कि t इक्वल टू t1 पे इसकी पोजीशन है x इक्वल टू x1 और किसी टाइम t इक्वल टू t2 पे इसकी पोजीशन हो गई x इक्वल टू x2। तो फिर अपन लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जर्वर बताएगा जो भी व्हीकल है वो मोशन में, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर व्हीकल इज इन स्टेट ऑफ मोशन, करेक्ट है ना। यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ वेक्टर थोड़ा बहुत आप जानते हैं क्या। हाँ सर। मतलब ऐसा भी आप जानते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कुछ ऐसा भी जानते हैं। क्या सर? कुछ ऐसा कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा। सर ये तो कभी पढ़ा ही है। ये नहीं पढ़ा है। स्नेहा आप बताओ बेटा, स्नेहा ऐसा नहीं कोई सर, पढ़ा? नहीं पता। सौम्या नहीं पता। नहीं सर। कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन में पढ़ लेंगे, अभी नहीं आपको पता है, कोई नहीं, ठीक है। तो इसको अगर नोट कर लीजिएगा तो आप बताइए। डन सर। ओके, अब अपन लोग डिफाइन करते हैं डिस्टेंस क्या होता है।
तो देखिए डिस्टेंस का डेफिनेशन तो खैर ये बेसिक आपको पता ही है कि क्या होता है। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, है ना, फॉलोड बाय द पार्टिकल। ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ followed by the particle। जैसे कि अगर अपन लोग कहें कि एक कोई ऑब्जेक्ट था, ये कुछ यहां से चला ऐसे करके ये बी तक चला गया, मान लीजिए ए से स्टार्ट किया बी तक चला गया। ठीक है, तो अगर अपने को डिस्टेंस पता करनी होगी बेटा, तो अपन लोग कहेंगे कि इसको छोटे छोटे वेरी स्मॉल स्ट्रेट लाइंस में इसको बांटा जा सकता है, इसको, है ना, ऐसे करके बहुत छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, और इन स्ट्रेट लाइंस की लेंथ शायद है डेल्टा S1 है, इसका नाम है डेल्टा S2, और फिर इसको डेल्टा S3 बुला सकते हैं बेटा, इसको डेल्टा S4, है ना। तो ये जितना भी डिस्टेंसेज है इन सभी को अगर ऐड किया जाए तो आपका डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस इससे आप लिख सकते हैं डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 एंड सो ऑन, जितना भी होगा सब ऐड कर लेंगे। करेक्ट है ना, कोई समस्या नहीं बेटा। सर डेल्टा मतलब किसी का क्या है, मतलब यूनिट है क्या? अच्छा, डेल्टा 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 बेटा एक रिप्रेजेंटेशन अभी समझो, अभी मैं, अब मेरे को जरूरत इसकी पड़ेगी आपको और कुछ समझाऊंगा मैं। ठीक है ना, एक हाँ रिप्रेजेंटेशन समझो कि जो ये छोटी सी लेंथ है ना, इसको डेल्टा S1 अपन लोग बुला रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। और डेल्टा मतलब देखिए डिफरेंस के लिए, मैं आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज में डाल दूं, है ना, ये डिफरेंस के लिए यूज होता है। दो क्वांटिटीज का डिफरेंस जो होता है उसको अपन लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, बट यहाँ हाँ पे सर। अभी आपको वो मीनिंग नहीं समझ में आएगी कि क्यों ही ये ऐसा लिखा है, बट आप समझिए कि नोटेशन है इसे, कि जो ये छोटी सी डिस्टेंस है इसको डेल्टा S1 में बोल रहा हूँ, जो अगली छोटी डिस्टेंस है इसको डेल्टा S2 बोल रहा हूँ। करेक्ट है ना। यस सर। तो जितनी भी डिस्टेंसेज हैं इनको मैंने ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस आ गई। ठीक है, यस सर। यूनिट क्या होता है बेटा डिस्टेंस का? SI सिस्टम में ये मीटर होता है ना। हाँ सर। मीटर कह सकते हैं, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है ना, ये बहुत सारी यूनिट्स कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में, लेकिन वो बनेगी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए बनेगी। SI यूनिट में मीटर होता है इसको। करेक्ट है, एक स्केलर Yes, sir. क्वांटिटी होता है ना, डिस्टेंस होता है वो हाँ स्केलर स्केलर। क्वांटिटी। हाँ सर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं तो सर, अपन सिर्फ लोग अब इसमें मैग्नीट्यूड। क्या, हाँ, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और अपन लोग कुछ क्वेश्चन जरा करते हैं, ठीक है ना, जरा डिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन अपन लोग करते हैं कि कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जो कि A to B गया, ठीक है ना, ये 4 मीटर था, देन राइट एंगल ये मुड़ गया और 3 मीटर ये गया। ठीक है, तो आपने को बताना ये है ये C तक पहुंचा है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई जो भी डिस्टेंस है इनको जोड़ दीजिए सिंपली, है ना, तो कितना बन जाएगा ये 4 + 3 और 7 7 मीटर। ठीक है, मान लीजिए यही पार्टिकल अगर अपन लोग ये बोल रहे होते कि 4 मीटर ये गया है और 3 मीटर इस तरफ गया और फिर वापस लौट आया जहां से चला था। ठीक है, तो अपने को बताना है if a particle moves from A to B to C to वापस A, find distance covered। करेक्ट है बेटा, तो क्या कितना हो जाएगा बेटा?
सौम्य आप बताएं बेटा, सौम्य क्या आंसर आएगा इसका? आवाज आ रही है बेटा सौम्य? आप तक आवाज आ रही है? ये सीए जो लेंथ होगी ये कैसे निकलेगी बेटा? सीए लेंथ सर पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से। सीए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसी से ना बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ सर, हाँ। तो सी ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 16 और प्लस 9 25। 25। तो देन सी ए जो होगा वो रूट ओवर 25 अपन लोग लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो अभी अब डिस्टेंस आपको क्लियर है? आपको डिस्टेंस हाँ, कितना बन यस जाएगा? सर। डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 और प्लस 5, ठीक है, 12 मीटर। करेक्ट है ना? यस सर। सौम्य आपको भी क्लियर है ना बेटा? हाँ सर, वो उस समय मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, कर लिया था बेटा आपने? हाँ ठीक है। नोट हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा। डन सर। और क्वेश्चन देता हूँ मैं थोड़ा। मान लीजिए पार्टिकल है जो कि कुछ ए टू बी गया, देन सर्कुलर पाथ पे चला ये, ठीक है, और इसमें जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस आपको गिवन है बेटा, ठीक है, रेडियस की वैल्यू है 10 मीटर, ठीक है, और जो ए टू बी पाथ है ये 20 मीटर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना होगा। आर्क लेंथ कितना होगा ये वाला? ये आपको अभी मैंने सिखाया था। कितना होता है बेटा? पाई आर ना? हाँ सर, पाया। पाई और आर की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 20, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 20 और प्लस 10 पाई, ठीक है। पाई की कितनी वैल्यू होती है बेटा? 22/7 या 3.40। 3.14, ठीक है। तो ये हो गया 20 और प्लस 31.4, ठीक है। आप चाहे इसको थोड़ा और ऐड वेट कर दो तो 51.4 मीटर हो गया। करेक्ट है ना? यस सर। ठीक है। स्नेहा बेटा आपको क्लियर हो रहा है? यस सर।
नोट हो गया होगा तो बोल हाँ दीजिएगा। सर, हो गया। डन सर। सौम्या आप भी रिस्पॉन्ड करते रहिए थोड़ा, सौम्या स्नेहा आप लोग भी हाँ रिस्पॉन्ड सर। करिए, ठीक है। हाँ एक्चुअली देखो बात ये है ना कि जब आप ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो आपको अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं आपको समझ में नहीं आया या नहीं आया, एक बात। और दूसरी बात ये कि क्या आप तक आवाज भी पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, आप कनेक्टेड है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको मतलब पढ़ने में भी अच्छा लगेगा कि अच्छा आप लोग क्लियरली समझ रहे हैं ना, ये बताने में मेरे को सही लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए पाथ ऐसा है बेटा, ऐसा करके ये सेमी सर्किल हो गया, और देन थोड़ा सा और एंगल में ले रहा हूँ, ये हो गया आपका एंगल π/4, ठीक है। π/4 का मतलब समझते हैं बेटा, 45 डिग्री। भाई π/2 किसको बुलाते हैं, 90 डिग्री का ना। पाई होता है 180 डिग्री, π/2 हो गया आपका 90 डिग्री, π/4 हो गया कितना, 45 डिग्री, ठीक है। तो अपन लोग इसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है ए से यहाँ बी गया और बी से सी चला गया, ठीक है। रेडियस जो था बेटा ये 10 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें डिस्टेंस क्या ट्रेवल करी होगी पार्टिकल ने, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है यहाँ पे। देखिए एक सर्किल ये जो है इरेजर वाला ये हैंग हो गया थोड़ा सा, अच्छा ठीक है अभी सही हो गया। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा बेटा, अच्छा ये वाला आर्क कितना लेंथ का होगा, इधर वाला ए टू बी वाला, सर पाई आर। ये तो हो जाएगा ए से बी वाला जो है ये आपका पाई आर। अच्छा ये वाला कितना होगा, सर पाई पाई आर अपॉन 2। इसको मैंने बोला था कि ये आर थीटा से अपन लोग लिखेंगे ना, आर थीटा, आर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट। यस सर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका कितना हो गया पाई आर और प्लस पाई आर बाई 4। तो अपन लोग कह सकते हैं इसको 5 पाई आर डिवाइडेड बाई, वैल्यू आर की रख दीजिए 5, पाई का भी वैल्यू डाल दीजिए 3.14, आर की वैल्यू 10 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, मीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो सर। नोट अगर हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा। नोट हो गया बेटा, यस सर। ठीक है। तो चलिए ये तो डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन हो गए है ना, तो ठीक है।
अब अपन लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है और कैसे डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या सौम्या बेटा आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता सकते हो? हाँ सर, the shortest distance between the starting point to the end point. हाँ करेक्ट, एकदम वेरी गुड। ठीक है, तो ठीक है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final, है ना, पोजीशन। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it requires magnitude and direction for its representation। ठीक है ना, इसमें देखिए आपका डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। करेक्ट है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यूनिट इसका क्या होता है बेटा? मीटर इसका भी ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यूनिट इसका होगा मीटर में। ये एसआई यूनिट है, ठीक है ना, एसआई यूनिट में इसका जो यूनिट होगा मीटर। अगर अपन लोग कोई डायग्राम बनाए जैसा कि पहले बनाया था डिस्टेंस के लिए मैंने, ये एक पार्टिकल है, ये कहीं पोजीशन ए से मान लीजिए पोजीशन बी को गया, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपन लोग कहेंगे इसको एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। ठीक है ना, इसी को आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अब इसका एंगल वगैरह अगर एक्स एक्सिस से पता कर लें या वाई एक्सिस से पता कर लें तो अपन लोग बोलेंगे कि अब इसका मैग्नीट्यूड भी बताया जा सकता है और डायरेक्शन भी बताया जा सकता है। करेक्ट है ना? Yes, sir. नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Done. अब थोड़े इसमें भी देखिए क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक और बात ये बताइए, जब भी पार्टिकल ए से बी गया या कहीं पे भी अगर पार्टिकल मूव किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन होता है बेटा? देखिए इसमें होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये बात क्लियर आपको? देखिए Yes, इसमें sir. डिस्प्लेसमेंट अगर अपन लोग देखेंगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है मतलब इस पाथ लेंथ की जो लेंथ है पाथ की, इससे तो छोटा ही होगा वो।
ठीक है ना, हर समय या तो छोटा होगा या फिर कभी इक्वल भी हो सकता है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे गया है और वापस नहीं आ रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, यही ना। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता अब हम लोग कह सकते हैं कि ऑलवेज या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा डिस्टेंस के। करेक्ट ना? यस सर। अब इसमें आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर अगर डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का 0 होगा तो फिर उसका डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता ना। पॉसिबल है बेटा, पार्टिकल मूव ही ना कर रहा हूं तो फिर हाँ सर। जीरो हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दोनों ही। एक पार्टिकल रेस्ट में हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों जीरो होगा। लेकिन अगर पार्टिकल एक बार मोशन में आ गया, ठीक है, एक बार मोशन में आ गया तो अपन लोग ये वाला बोलेंगे कि हाँ ये आप ये यही होगा, करेक्ट ये, ठीक है ना। उसमें डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट तब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे अच्छा, एक चीज अपन लोग जरूर ध्यान रखेंगे, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक नोटेशन होता है बेटा, इसको, है ना। इस तरफ हम लोग नॉर्थ बुलाते हैं, इस तरफ साउथ बुलाते हैं, इस तरफ ईस्ट बुलाते हैं और ये वेस्ट बुलाते हैं, ठीक है ना। जैसा कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है ना, वैसे एक ये नोटेशन भी अपन लोग याद रखेंगे कि जो हमारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ईस्ट बोलते हैं, नेगेटिव में वेस्ट बोल देते हैं। और फिर जो वाई एक्सिस है पॉजिटिव वाई में अपन लोग बुलाते हैं नॉर्थ है, और जो नेगेटिव वाई है इसको बोलते हैं साउथ है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, जरूरत अपने को पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल मैं इस पे क्वेश्चन तो नहीं दे रहा हूँ बट आगे अभी दूंगा। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कोई ए टू बी गया स्ट्रेट लाइन में, ए से बी गया ये, तो ये गया कुछ 30 मीटर, ठीक है। और देन ये पार्टिकल बी टू सी गया 40 मीटर, ठीक। तो अपन को इसमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बताना है जब ये मूव कर रहा है ए टू बी टू सी, ठीक है। और क्या करेंगे बेटा, तो जब इसे निकालना होगा अपने को तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट देखेंगे, यही ना, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दिया अपन लोगों ने, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। ये था आपका 30 मीटर और ये 40 मीटर, राइट एंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपरटेनियस इसका अगर नाम लिखना होगा तो आप कहेंगे कि AC है ये, और AC स्क्वायर इक्वल टू बनेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, और 900 प्लस 1600 बनेगा, ये 2500 बन जाएगा AC स्क्वायर की वैल्यू। AC अगर आप निकालेंगे तो बेटा ये कितना बनेगा, बोलिए 50 मीटर। 50। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका मैग्नीट्यूड हुआ 50 मीटर, ठीक है। यस सर। डन सर। और स्नेहा आपका भी हो गया बेटा, नोट कर लिया आपने? Yes, sir, done. एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि पहले स्ट्रेट लाइन पे चला, ठीक है, 20 मीटर, देन एक सर्कुलर पाथ पे चला, लेकिन ये क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्किल था,
ठीक है, एंगल है π/2 का, और जो इसका रेडियस है ये 10 मीटर है। ठीक, और पार्टिकल A टू B गया एंड देन B टू C गया। अभी आपको इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और सर रेडियस 10 है ना? हाँ, रेडियस की वैल्यू बेटा 10 है यहाँ पे। सर 23.14 आ रहा है। और कितना बेटा? 20, 3.14। अच्छा 23.40 ऐसा कह रहे हो आप? नहीं सर 14। 14। स्नेहा बेटा आपका आया क्या? स्नेहा आपका आया बेटा डिस्प्लेसमेंट इसमें अभी? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। सौम्या आप बताएं। नहीं सर। नहीं आया। इसमें क्या करना था बेटा, अपने को डायरेक्ट इसको ज्वाइन करना था ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम को हम बाहर बनाए बेटा A टू C, तो देखिए A टू C का मतलब मेरे को यही बनाना है, इसी की लेंथ चाहिए है ना। उसमें देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है इसमें ऐसा, इसका नाम अगर मैं O लिख देता हूँ तो मेरा O पॉइंट ये हुआ, यही ना, बोलिए। यस सर। अब B इन बिटवीन था कहीं यहाँ पे, ये लेंथ कितनी थी? ये थी 20 मीटर, और B से O जो है ये रेडियस के बराबर, इसका मतलब 10 मीटर है ना, और C टू O भी जो है ये भी 10 मीटर है, करेक्ट। तो अब Yes, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें बेस हुआ 30 का, ठीक है, और हाइट हुई 10 की, ठीक ना। तो अपन लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू आपका बनेगा AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, करेक्ट ना। AC स्क्वायर आपका हुआ बेटा AO 30 का स्क्वायर प्लस OC 10 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 900 और प्लस 100 बना आपका 1000 AC स्क्वायर इक्वल टू, और अपन लोग अगर AC में कैलकुलेट करेंगे तो √1000, और √1000 की वैल्यू होगी, अगर इसमें 100 अलग कर दूं और 10 को अलग कर दूं तो 100 बाहर निकलेगा 10 के फॉर्म में, और 10 रूट के अंदर बचेगा। आप ऐसे अपन लोग लिख सकते हैं, और फिर बाकी आप चाहें तो √10 की वैल्यू रख लीजिए, ठीक है ना, तो वहां से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, और क्या अदिति बेटा आपने भी ऐसा ही किया था क्या? नहीं सर, मैंने डिस्टेंस निकाल दिया। अच्छा नहीं, तो गलत कर दिया आपने।
डन सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और रहेगा, उससे आप कर लीजिए। A to B पार्टिकल जा रहा है, देन सर्कुलर पाथ पे गया ये, और देन C तक पहुंच गया। ठीक है, जो सर्किल है इसका रेडियस गिवन है आपको, ये 5 मीटर का, और A to B का डिस्टेंस जो है ये है आपका 10 मीटर का। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। जब आपका पार्टिकल A to B to C जाएगा तो क्या करना था अपने को बेटा, डायरेक्ट डिस्टेंस देखनी थी ना A to C की। सर आंसर होगा 15 मीटर। आंसर बेटा 15 होगा या 20 होगा बेटा? आप जरा देखो, ये तो 10 मीटर हो हाँ गया। सर सॉरी 20। हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 2r है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये 2r बनेगा, तो 2r एक्चुअली में 2 into 5 है ना, मतलब 10 हो गया। और ये 10 मीटर था ही, तो जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ये आपकी बन गई 20, 10 + 10, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करेक्ट है। यस सर। तो ठीक है, मेरे को लगता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अभी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसा भी दिया जाए, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए आज इतना ही। ठीक, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और मैथमेटिक्स भी मैं सिखाऊंगा। देखिए फिजिक्स अच्छी उन्हीं की होती है जिनकी मैथमेटिक्स भी अच्छी होती है, और बेसिकली जो फिजिक्स के लिए मेरे को रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स होगी, मैं थोड़ा थोड़ा इनपुट आप लोगों को देता रहूंगा। ठीक है ना, थोड़ा इनपुट में मैथमेटिक्स के लिए। और जैसे आज मैंने थोड़ी सी चीज मैथमेटिक्स की बताई, वैसे ही जो जो जरूरत पड़ेगी मैं इनपुट देता रहूंगा, ताकि आपके क्वेश्चंस वहां पे बनते जाएं। जो एससी वर्मा के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो फिलहाल आज नहीं दे रहा हूँ उसमें से कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लासेस में जब थोड़ा सा कंटेंट हो जाएगा वहां तक का, तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। ओके।